Hello everyone and welcome to Commerce Educators. I am CS दिशा लोहाना और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना CMA फाइनल का जो पेपर नंबर 17 है ग्रुप 4 का, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, जैसा कि हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था कि हम एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच लॉन्च करने वाले हैं जिसमें यूट्यूब पे हम इस सब्जेक्ट के फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अब एक बार हम समझ लेते हैं कि ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच क्या है। देखो, ये जो बैच है इसके थ्रू हम लोग पूरा का पूरा जो अपना सब्जेक्ट है एंटायर 100% सिलेबस कवर करने वाले हैं, इस तरीके से कि आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जो है वो काफी इजी हो जाए। अगर आप मॉड्यूल देखते हो तो देखो, जो मॉड्यूल है ना वो बहुत ज्यादा लेंथी, अराउंड 900 पेजेस का आपका मॉड्यूल है। तो बहुत बच्चों को उसको देख के चक्कर आता है कि यार इतना भारी भरकम क्या ही मॉड्यूल बना रखा है। एंड एक्चुअली उसमें बहुत सारी चीजें रेपिटेटिव भी है, काफी लेंदी भी दे रखा है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम उससे कैसे पढ़ें। सो नो वरीज, यहाँ पे इस बैच के थ्रू मैं आपको फ्री में पूरी हम क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पे यूट्यूब पे। और इसके अलावा आपको नोट्स भी मिलेंगे, जो नोट्स रहेंगे हमारे वो नोट्स पूरे हैंड रिटन है। ठीक है, सो ये जो नोट्स हैं इनका एक्सेस आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, आप जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो भी हैंड रिटन नोट्स है मैं भी आपको शो कर दूंगी कि वो जो नोट्स हैं वो नोट्स एकदम कलरफुल हैं। इसके अलावा उसमें पूरी फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन है, तो इससे आपका ये जो सब्जेक्ट है ये काफी इजीली और काफी इंटरेस्टिंग मैनर में कवर हो जाएगा। तो जो आपकी प्रॉब्लम रहती है कि थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको किस तरीके से कवर करना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा, सो आप वो नोट्स पढ़ते जाइए, साथ ही साथ यहाँ पे ये लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करते जाइए। सो आपका जो पेपर है बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। एंड एक्चुअली ये जो पेपर है, ये जो आपका पेपर है काफ़ी सिंपल है। ठीक है, और इसमें ग्रुप 4 में हम कह सकते हैं सबसे सिंपल पेपर में आता है ये। अब आप बोलोगे आप पढ़ा रहे हो तो आप बोलोगे ही, ऐसा नहीं है, तुम लोग खुद ही जब साथ साथ पढ़ते जाओगे तो तुम्हें खुद को समझ में आ जाएगा। बस ये है कि जैसे जैसे आपका वीडियो आता जा रहा है, डेली बेसिस पे आप उसको साथ साथ कवर करते जाओ, नोट्स लिखते चलो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर कवर हो जाएंगी आपकी सारी चीजें। और जिसने पहली बार ही ये पेपर जो यहाँ पे पढ़ रहा है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने कहीं और पहले ये पेपर की क्लासेस ली हो, अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है, ये क्या सब्जेक्ट है, मीनिंग क्या है सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, हम एकदम जीरो से। तो आप ये मानो अगर आपने इससे पहले ही ये सब्जेक्ट कभी भी नहीं देखा है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम एकदम जीरो से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे देखो, जो अपना पेपर है ये आपका जून 25 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। और एक बार हम सबसे पहले इस पेपर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये जो पेपर है ये किस तरीके से कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो, तो जो अपना एंटायर पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर है, करेक्ट। और ये जो पूरा पेपर है वो आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड डी। ठीक है, अच्छा, इससे पहले आप ये चीज क्लियर हो जाओ, अगर किसी ने 2016 सिलेबस में ये सब्जेक्ट देखा है कभी या सुना है, तो उस टाइम पे ये सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल जो पोर्शन था वो काफी ज्यादा था। बट अगर हम अभी न्यू सिलेबस जो 22 वाला सिलेबस अभी एट प्रेजेंट चल रहा है उसकी बात करें, तो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो काफी ज्यादा है। तो अगर आप ये सोचते हो कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ के पास हो जाएंगे, सो ये चीज यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है। जैसा अगर अपन सीएमए इंटरमीडिएट की बात करें तो वहां पे हमें पता है ऑडिट 50 मार्क्स का रहता है एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी 50 मार्क्स की रहती है। तो वहाँ पे मेजोरिटी बच्चे क्या कर लेते हैं कि अकाउंट्स पढ़ लेते हैं, ऑडिट का एक क्वेश्चन करके आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर हम वेटेज की बात करेंगे, जो पास्ट अभी पेपर्स को अगर हम एनालाइज करें, तो उसमें आप ये मानो कि 70% की मिनिमम थ्योरी आती ही आती है। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं 25 to 30 या 35 मार्क्स आप एक ऑन एन एवरेज लेके चलो, इसका प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल भी आएगा, बट थ्योरिटिकल जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार थ्योरी पेपर है, हम तो क्यों पढ़ें, हमारे समझ में नहीं आती, हमारे ऊपर से जाती है, बोरिंग है, ये है वो है, मतलब 100 तरीके की चीजें, मतलब होता है ना कि दिमाग में बिठा रखा है कि थ्योरी तो हमें करनी ही नहीं है, मतलब करनी भी छोड़ो, हमसे होती ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपना ये माइंडसेट चेंज करना है, जो कि हम चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप ये चीज याद रखो कि बिना थ्योरी पेपर्स पढ़े आप क्लियर नहीं कर सकते हो। अच्छा, अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर में चाहे आप लॉ का पेपर देख लो, चाहे आप ऑडिट का पेपर उठा के देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि अगर आप रट्टा मार के भी गए हो ना कि हाँ ठीक है, आपने पास्ट एग्जाम पेपर्स देख लिए और आप याद करके चले गए, सो वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन फाइनल में आप पेपर देखना, चाहे वो पेपर नंबर 13 हो कॉर्पोरेट लॉस का, चाहे अपना ये पेपर नंबर 17 हो आपका यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, दोनों ही जो पेपर्स हैं आप देख लेना, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एक या दो गलती से मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। बाकी आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सब कैसे रहते हैं, केस स्टडी बेस्ड रहते हैं, यानी आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें ये कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो ही आप लिख सकते हो, स्पेशली लॉ में। अच्छा, लॉ के लिए भी मैं आपके लिए फ्री क्लासेस लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द, तो उसके लिए भी गेट रेडी। सो यहाँ पे हम एक बार वापस आ जाते हैं अपने कॉस्ट ऑडिट पे। तो अगर हम कॉस्ट ऑडिट की बात करें यहाँ पे, तो देखो ये जो अपना सब्जेक्ट है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए बी सी एंड डी। अब जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ना, देखो एक तो जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है वो जो है आपका सेक्शन ए में एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 4 है आपका, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो आपके प्रैक्टिकल रहेंगे। और थोड़ा बहुत पोर्शन आपका प्रैक्टिकल का सेक्शन बी में आएगा। सेक्शन सी सेक्शन डी एंटायरली आपका थ्योरी है, ठीक है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी पोर्शन प्रैक्टिकल है, नहीं, मेजोरिटी पोर्शन थ्योरी ही रहेगा, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, हम एक एक चीज यहाँ पे कवर करने वाले हैं विद नोट्स। नोट्स आपको एक एक टॉपिक के मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले जो अपना सेक्शन ए है, देखो सेक्शन ए क्या है आपका, कॉस्ट ऑडिट। और ये कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, ये 50 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, ठीक है। और इसमें आपके कितने चैप्टर्स हैं, आपके टोटल 8 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक। सेकंड अगर हम लोग चले तो आपका सेकंड जो रहेगा सेक्शन बी, उसका नाम क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट। और इसमें आपके कितने हैं चैप्टर्स, 9 से लेके और 13 तक के आपके चैप्टर्स रहेंगे, और इसका वेटेज कितना रहेगा आपका, 25 मार्क्स। सेक्शन सी पे आ जाओ। सेक्शन सी सबसे इजी है, हम कह सकते हैं जितने भी आपके चारों सेक्शंस हैं, सेक्शन सी सबसे इजी है और हम बिगनिंग भी इससे करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट और अदर जो रिलेटेड, जैसे आपको याद होगा कि अपने इंटर में आते थे डिफरेंट एंटिटीज की ऑडिट, है ना, स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, होटल्स की, वो सब जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर हैं। 14 से लेके 16 तक के यहाँ पे चैप्टर्स हैं, एंड इसका वेटेज 15 मार्क्स का रहेगा। एंड देन है सेक्शन डी, फोरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। दो ही चैप्टर्स है इसमें, एक चैप्टर फोरेंसिक ऑडिट का है और एक चैप्टर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का है, 17 एंड 18, और ये दोनों मिला के आपके 10 मार्क्स के। एक चीज और, अभी तक के जो पेपर पैटर्न्स हम देखें वो आ रहे हैं, तो 7 मार्क का एक क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, 7 मार्क्स ईच। सो ये हमें माइंडसेट में रखना है कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो 7 मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका कंटेंट है ना वो 3 लाइन्स का है, अब तुम 3 लाइन के कंटेंट को 7 मार्क के क्वेश्चन में कैसे लिखोगे। अब ये तो मत बोलना कि 3 लाइन का है तो हम 3 लाइन में ही अटेम्प्ट करके आएंगे, यार कैसे मार्क्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो हम कैसे प्रेजेंटेशन करें, कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाता है, पॉइंट्स बनाए जाते हैं, हेडिंग्स कैसे बनानी है, पूरी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप सिर्फ पढ़ के चले जाओगे तो पढ़ के जाने से हम ये नहीं कह सकते कि आपके, ठीक है हो सकता है कि आप अच्छे से पढ़ के गए हो और आपके पासिंग मार्क्स आ जाए, बट आप सिर्फ पासिंग का क्यों सोचते हो, ठीक है। और इवन यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो 40 लाना वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा इंटर देने के बाद में।
और 40 आ गए तो फिर एग्रीगेट चाहिए हमें, होते हैं 50। तो वो सारी चीजें जो है वो सब ध्यान में रख के प्रेजेंटेशन पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। तो आप डे वन से ही ये चीज अपने माइंड में रखो, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, प्रेजेंटेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। और मैं ये कह सकती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जब मैं पढ़ती थी तो मैंने दोनों चीज़ों पे इक्वल फोकस किया, और जो मेरी एआईआर आई है, मेरी तीनों लेवल्स पे आई है एआईआर, तो जो वो आई है तो मैं उसका जो क्रेडिट देना चाहूंगी वो प्रेजेंटेशन को है। ठीक है, पढ़ते सब लोग हैं, बट आप उस टाइम पे प्रेजेंट कैसे करते हो, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको इनमें से किसी भी टर्म का मीनिंग नहीं समझाया है। अभी हमने सिर्फ नाम देखे हैं कि क्या क्या टॉपिक का नाम है, कितने कितने चैप्टर्स हैं, वो सारी चीजें। तो एक बार आप ये देख लो, ये आपके मॉड्यूल का पेज है। देखो, सेक्शन ए आपके 8 चैप्टर्स हैं, देन सेक्शन बी में आपके हैं 9 to 13, सेक्शन सी एंड देन सेक्शन डी, और वेटेज जो अभी हमने ऊपर देखा था वही आपका यहाँ पे वेटेज है। अब देखो, ये जो 4 आपके टॉपिक्स हैं, आप देखो सब में कॉमन वर्ड आ रहा है ऑडिट। तो एक बात देखो, जब तक आपको ये नहीं पता कि ऑडिट क्या होती है, तब तक मैं आपको ये नहीं समझा सकती कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है। सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए ऑडिट का, उसी के बाद में हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट इज अ टाइप ऑफ ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट ऑल्सो टाइप ऑफ ऑडिट है। तो जब तक आप मीनिंग ही नहीं समझोगे, तब तक क्या आप टाइप्स समझ सकते हो? मतलब ये वाली बात है ना कि पहले आपने नर्सरी केजी में एबीसीडी नहीं पढ़ी, डायरेक्टली फर्स्ट में पहुंच गए, वो चीज नहीं करनी है हमें। तो ये चारों का मीनिंग समझने से पहले हम ये देखेंगे कि ऑडिट क्या होती है, ठीक है। ऑडिट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें दो कीवर्ड्स आते हैं, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। ये दो कीवर्ड आपको याद रखने हैं, कोई से भी टाइप की ऑडिट है, जैसे भी अपन ने इतने सारे एग्जाम्पल लिए, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, कोई से भी टाइप की ऑडिट आई, ये दो कीवर्ड्स यानी ऑडिट की डेफिनेशन जो है उसमें जो कीवर्ड्स है वो सेम ही चलेंगे, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अच्छा, अब अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो आप लोग क्या बोलते हो, सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हम किसका कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती है, हमें सिर्फ वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना है, बाकी सब बातें तेल लेने जा रहे हैं? भाई क्यों जाए तेल लेने, बाकी चीजें भी तो इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल्स के अलावा। हमें ये भी देखना है कंपनी में कॉस्ट रिकॉर्ड सही से बन रहे हैं क्या, हमें ये भी देखना है कंपनी में लॉ सही से मानी जा रही है क्या, हमें ये भी देखना है कंपनी में कोई फ्रॉड एंड एरर तो नहीं है, हमें ये भी देखना है कि अगर कंपनी का मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, तो वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें ये भी देखना है कंपनी इन्वायरमेंट, सोसाइटी के लिए सब कुछ सही से कर रही है कि नहीं कर रही है। तो कितनी सारी चीजें हैं जिसका हम सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो जिसका भी एग्जामिनेशन हो रहा है वो सब चीजें ऑडिट में ही तो आएंगी, ठीक है। हम एक बेसिक मतलब उसको एक बॉक्स में डाल देते कि नहीं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना इज ऑडिट, जबकि ऐसा नहीं होता, वो एक टाइप ऑफ ऑडिट है। वो ऑडिट जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की ऑडिट होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका, फाइनेंशियल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। अब हम ये एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या देना है, क्योंकि हमें ओपिनियन देना है। किस चीज पे ओपिनियन देना है, ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। आपको ओपिनियन देना है कि क्या जो आपने एंटरप्राइज को, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चेक किया है, वो उसकी जो पोजीशन हमें दिख रही है, जैसी दिख रही है वैसी है या नहीं है। अब एक बात बताओ, क्यों करना है, क्या मतलब है, क्या पड़ी है हमें, हमें तो नहीं देखना अच्छी है बुरी है। देखो, तुम्हें कोई मतलब नहीं होगा ऑब्वियसली, बट अच्छा सबको ये तो पता है, अगर हम बात करें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, इट कैन बी पार्टनरशिप, इट कैन बी कंपनी एज वेल, इट कैन बी एलएलपी, तो अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो स्मॉल स्केल वाले ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, यहाँ पे ये इतना वेरिफिकेशन करने की जरूरत है नहीं, आपको करना है तो आप खुद के लेवल पे कर सकते हो। बट अगर हम एक कंपनी लेवल की बात करें, देखो कंपनी में दो टाइप के लोग होते हैं,
है ना। कंपनी में अपने पास एक तो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, और एक अपने पास कौन होते हैं, डायरेक्टर्स। ठीक है। अब कंपनी में ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स, और कंपनी में जो मैनेजमेंट संभालते हैं, डी टू डी मैनेजमेंट, वो लोग कौन है, डायरेक्टर्स। अब पैसा किसका लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का, उस पैसे को मैनेज कौन कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब तुम बताओ, तुम्हारा पैसा कहीं पे लगा हुआ हो और उसको मैनेज करने की ड्यूटी तुम किसी और को देके गए हो, तुम ट्रस्ट कर सकते हो उसके ऊपर। उसको पता है कि तुम अवेलेबल नहीं हो, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा घर है, वो तुम्हारे घर में रह रहा है। मान लो तुम्हारी कोई काम वाली आंटी आती है काम करने, उनको पता है कि तुम 4 दिन के लिए बाहर गए हो, तुमने गोल्ड रख रखा है अपने घर में, तुमने पैसे रख रखे हैं अपने घर में। तुम ये बताओ, क्या तुम बिना सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाओगे, या तुम अकेला घर छोड़ के जाओगे, या उनको बोलोगे, उनको ये बोल दोगे 4 दिन काम पे ही मत आना। बट हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि हम, इतना सारा पैसा और गोल्ड पड़ा हुआ है तो हम किसी सेकंड पर्सन को वहां पे लगा दे और बोले कि तुम ध्यान रखना। अरे भाई वो खुद ही लेके भाग गई तो, या तो तुम कैमरास लगाओ। मतलब कुछ ना कुछ तुम कंट्रोल लगाओगे, नहीं लगाओगे। सिमिलरली वैसे ही शेयर होल्डर्स है। अब शेयर होल्डर्स का पैसा अगर कंपनी में लगा हुआ है तो तुम बताओ, मैनेजमेंट कर रहे हैं डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स तुम्हें पता है वैसे भी पूरे साल तो आने नहीं है, कब आएंगे बेचारे, मीटिंग में आएंगे जब अपनी मीटिंग होगी। एनुअल जनरल मीटिंग एक बार होती है साल में, एक बार आ जाएंगे। ईजीएम ठीक है कभी होनी है तो हो जाएगी, तब आ जाएंगे। बट पूरे साल तुमने कंट्रोल किसको दे दिया, बोर्ड को। अब उनके हाथ में है सब कुछ। इनकम आ रही है 10 करोड़, हम तो दिखाएंगे उसको मान लो 200 करोड़। क्यों? इनकम ज्यादा दिखाओगे, असेट ज्यादा दिखाओगे, तो कंपनी की पोजीशन कितनी अच्छी दिखेगी सबके सामने। और अगर कंपनी की पोजीशन सबके सामने अच्छी दिखेगी तो तुम बताओ कंपनी के शेयर प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तुम्हें दिख रहा है कंपनी के असेट्स 200 करोड़ के, तुम कंपनी के शेयर्स खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, इम्प्लाइड सी बात है खरीदोगे। अब अगर तुम कंपनी के शेयर्स परचेज करोगे, तुमने जैसे ही परचेज करे, तुम्हारे जैसे और भी तो 100 लोग होंगे, शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तुम बताओ। असेट की प्राइस तुम्हें ज्यादा दिख रही है, तुम शेयर खरीदने जाओगे कंपनी के। अब शेयर की डिमांड बढ़ी क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग वो शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, शेयर की प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी। और जब शेयर की प्राइसेस ऑटोमेटिकली राइज हुई तो तुम बताओ, यहाँ पे ये जो प्राइस राइज था क्या एक्चुअल राइज है या मैनिपुलेटेड राइज है। ये मैनिपुलेट करवाया गया। असेट तो 2 करोड़ के थे, तुमने मतलब डायरेक्टर्स ने उसको कितने का दिखाया, 200 करोड़ का। तो तुम कितना मैनिपुलेट कर रहे हो, तुमने मैनिपुलेट करके शेयर की प्राइसेस को इतना हाई करवा दिया। अरे भाई, अब करवा दिया, अभी अब समझ में कैसे आएगा हमें। शेयर होल्डर्स तो खुश हो रहे, वाओ इतने बढ़िया डायरेक्टर्स। जब एक्चुअली पता चलेगा, केस वेस हो जाएगा, तो तुम भी जाओगे, डायरेक्टर्स तो जो जाएंगे तब जाएंगे, क्या पता वो तो भाग जाए। तो हम वेट करेंगे कि जब वो फ्रॉड पकड़ में आएगा गवर्नमेंट के, तब तक वेट करो, क्यों भाई। तुम क्या काम करो, तुम एक ऐसे पर्सन को रख लो ना। अच्छा, आप ये बोलोगे कि शेयर होल्डर्स खुद क्यों नहीं चेक कर लेते। तुम एक बात बताओ कि यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी में ये जो सारे फ्रॉड्स हो रहे होंगे, ये ऐसे फ्रॉड है कि कोई रैंडम लेमैन पर्सन फ्रॉड को पकड़ लेगा। अरे भाई, इतने हाई लेवल के फ्रॉड्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कि कोई नॉर्मल एक पर्सन को नहीं समझ में आएगा कि यार क्या हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो शेयर होल्डर है, क्या जरूरी है वो शेयर होल्डर सीए हो या सीएस हो या सीएमए हो, नहीं। वो प्रोफेशनल हो, ये कहाँ कंपलसरी लिखा हुआ है। शेयर होल्डर कैन बी एनी रैंडम पर्सन। ठीक है, चाहे कोई क्वालिफिकेशन 12th पास हो 12th फेल हो, जो भी हो सकता है ना। इसीलिए तुम एक ऐसे बंदे को लाओ ना जो पढ़ा लिखा है, प्रोफेशनल है, जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज है। तुम ऐसे पर्सन को लेके आओ। और ऐसा पर्सन जो होगा वो कौन होगा, प्रोफेशनल, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज हैविंग दैट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, कि वो ढूंढ के निकाल सकेगा कि तुम्हारे डायरेक्टर्स ये फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसे बंदे को हम क्या बोलेंगे, ऑडिटर। ठीक है, वो ये सब चीजें फाइंड आउट करेगा कि अच्छा अच्छा ये फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये एरर्स है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है। वैसे ये सब चीजें अगर आपने इंटर में ऑडिट ढंग से अगर गलती से कभी ट्राई करी हो पढ़ने की, तो ये सब कुछ वहीं पे कवर हो जाता है। अभी तो हम ये मान रहे हैं कि हम ऑडिट के एडवांस लेवल पे हैं। ये बेसिक चीजें तो हम मतलब आपका जो इंस्टीट्यूट है वो ये अज्यूम करता है कि आपने इंटर में देखी होंगी। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी देखी है, अकाउंट्स पढ़ी है, तो नो प्रॉब्लम। अभी हम वैसे मैंने आपको कहा है सब कुछ बेसिक से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो। सो आई होप सबको एक थोड़ी बहुत नॉलेज तो आई होगी कि हम ऑडिट क्यों करवाते हैं। अब देखो, जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी कि ऑडिट सिर्फ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होगी क्या? नहीं। ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल्स की नहीं होगी, ऑडिट किसी भी चीज की हो सकती है। देखो, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी हो सकती है, ऑडिट कॉस्ट रिकॉर्ड्स की भी हो सकती है, लॉ की भी हो सकती है कि आपके ऊपर जो लॉ लग रहे हैं वो आपने सही से माने या नहीं माने। मैनेजमेंट जो है सही से आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन ये सब कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अदर एस्पेक्ट्स, एनी सच एस्पेक्ट। देखो, अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट की, अब देखो हर एक टाइप को ना नाम दे दिया। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट को हम फाइनेंशियल ऑडिट भी बोल सकते हैं, और उसका एक और नाम है स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसका नाम स्टैट्यूटरी ऑडिट क्यों है? स्टैट्यूटरी बना है स्टैट्यूट मतलब लॉ, एक्ट से। एक्ट हर कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट को मैंडेटरी करता है कि हर कंपनी को कंपलसरी है, चाहे आप छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, 1 रुपए का टर्नओवर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हो ना, आपको स्टैट्यूटरी मतलब फाइनेंशियल ऑडिट करवानी पड़ेगी। इसीलिए उसका एक और नाम क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिट। और ये मैंडेटरी है, और ये कौन करेगा? सीए। देखो, क्योंकि जो बंदा जिस फील्ड में एक्सपर्ट है मुझसे ही करवाएंगे। अब एक चीज देखो, ऊपर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? ऑडिट क्या है? सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अभी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? एकदम अनबायस्ड। इंडिपेंडेंट क्या होता है? एकदम अनबायस्ड, यानी इम्पार्शियल भी कह सकते हैं हम। यानी आपको बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करनी। एक बात बताओ, तुम डायरेक्टर के भाई को ले आओ, डायरेक्टर का भाई सीए है, उसको बोल दो कि भाई तू ऑडिट कर ले, वो कभी भी उस अपने भाई की या बाकी डायरेक्टर्स की कमियां आपको बताएगा कि इन्होंने ये फ्रॉड कर रखा है? नहीं बताएगा। वो ऑब्वियस सी बात है, कवर अप करेगा। तो हमें ऐसा बनना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड या कनेक्टेड नहीं हो। इसका मतलब कभी भी ऑडिट एम्प्लॉय नहीं कर सकता कंपनी का, या रिलेटेड पर्सन नहीं कर सकता। वो हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। इसके लिए आप याद करो, डिस्क्वालिफिकेशंस गिवन है कंपनीज एक्ट में कि ये जो भी रिलेटेड लोग होते हैं ये सब डिस्क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है? इसीलिए आप एम्प्लॉय को नहीं ला सकते, आप प्रैक्टिसिंग वाले बंदे को लाओ जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा। तो कौन करेगा? पीसीए, ठीक है? वैसे ही कॉस्ट रिकॉर्ड्स की हम बात करें तो आप लोग एक्सपर्ट हो भाई। हम क्या है? सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो यहाँ पे आप लोग एक्सपर्ट हो, तो कॉस्ट रिकॉर्ड की जो ऑडिट है वो कौन करेगा? अगेन प्रैक्टिसिंग सीएमए। लेकिन यहाँ पे 100% कंपनीज के लिए कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे लिमिट्स है। यानी जो कंपनी कुछ स्पेसिफाइड लिमिट्स है, हम पढ़ेंगे आगे, सब कुछ आएगा, लिमिट्स में आ रही है, वो कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बना के, और फिर वो ऑडिट के लिमिट्स में आ रही है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है? सब आगे आएगा कि कब कब करवानी है, इसका पूरा अपना चैप्टर है। सो डोंट वरी, अभी हम बस बेसिक बेसिक चीजें देख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ लॉ एंड कंप्लायंसेस। अगर आप लॉ चेक करना चाहते हो कि क्या कंपनी ने लॉ मानी या नहीं मानी, उसकी ऑडिट है। देखो, लॉ में कौन होता है? एक्सपर्ट सीएस, ठीक है? सो प्रैक्टिसिंग सीएस से करवाओगे आप। और यहाँ पे जो ऑडिट है उसका नाम क्या है? सेक्रेटेरियल ऑडिट, करेक्ट? और यहाँ पे लिमिट्स है, यहाँ पर क्या गिवन है? लिमिट्स है। जैसे अपनी स्टैट्यूटरी में तो कोई लिमिट्स नहीं है, मैंडेटरी है हर कंपनी को। कॉस्ट ऑडिट में, सेक्रेटेरियल ऑडिट में लिमिट्स है, यानी कुछ स्पेसिफाई कर रखी है कंपनीज की इनको ही करवानी है, बाकी सबको नहीं करवानी। नेक्स्ट आता है अपना मैनेजमेंट ऑडिट। जैसे अपने सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स जो है वो क्या अपना मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सारे एस्पेक्ट्स मान रहा है, नहीं मान रहा है ढंग से, उस सब की ऑडिट कौन सी हो जाएगी? मैनेजमेंट ऑडिट। बट मैनेजमेंट ऑडिट अगेन ऑप्शनल है, कोई लिमिट विमिट कुछ नहीं है। आपको करवानी है तो आपको करवानी है, दैट मीन्स आपकी मर्जी है। नहीं करवानी मत करवाओ, करवानी है करवा लो, देख लो। अच्छा, अब ऑप्शनल है तो किससे करवाएंगे? ये भी आपकी मर्जी। जब लॉ ने कंपल्शन नहीं लगाई है, आपके ऊपर छोड़ दिया, करवानी है करवा लो। किससे करवानी है भाई? तुम देख लो, तुम्हें करवानी है ना। बट देखो, सजेस्टेड क्या रहता है कि आप सीएमए से करवाओ, क्योंकि आपके पास इसकी नॉलेज है, ठीक है, एक्सपर्टीज है। ये भी हम पूरा पढ़ेंगे आगे जाके। और अदर्स, कोई सा भी एरिया बच गया, आप करवा लो ना, क्या दिक्कत है? इन्वायरमेंट के बारे में जानना है हमें, इन्वायरमेंट ऑडिट करा लो, ठीक है? आपको किसी भी चीज के बारे में, गवर्नेंस के बारे में जानना है, वो करवा लो। फ्रॉड वगैरह आपको पता चला है कि फ्रॉड हुआ, उसको फाइंड आउट करवाना है, उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट होती है जो अपना पार्ट डी में आता है,
वो करवा लो। टैक्स की ऑडिट होती है, टैक्स ऑडिट करवाओ, ठीक है। सो अलग अलग जो भी एरियाज है, आप हर किसी चीज की ऑडिट करवा सकते हो। एक हम इंटरनल ऑडिट और पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनल ऑडिट का भी अपना पूरा चैप्टर है, तो इसके आप एक बार नाम नाम देख लो, ठीक है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी ऑडिट हो सकती है। सो अब अगर आपने ये बोला कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होती है, तो वो चीज गलत है। हर चीज की ऑडिट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। अब ऑडिट, ये तो हमने अभी बात कर ही ली कि हम ऑडिट क्यों करवाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि जो एक्चुअल पोजीशन दिख रही है एंटरप्राइज की, वो है या नहीं है। हमने बोला असेट्स 200 करोड़ के हैं, चेक करो है या नहीं है। हमने बोला लायबिलिटी सिर्फ 5 करोड़ की है, चेक करो कि है या नहीं। तो आपको चेक करना है, ओपिनियन देना है बेसिकली ट्रू एंड फेयर व्यू पे, ठीक है। और एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, यहाँ पे ऑडिटर सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा है कि मैंने सब कुछ चेक किया और उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है। फैक्ट नहीं बता रहा वो यूनिवर्सल फैक्ट कि ये ही होगा, नहीं। वो ये बोल रहा है मुझे चेक करने के बाद ऐसा लगता है। अच्छा, ये तो था आपका ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि आपको ओपिनियन देना है ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। हम कभी भी ये सोच के ऑडिट करने नहीं जाएंगे कि चलो फ्रॉड है, फ्रॉड ढूंढ के आना है। आप तो ये बताओ जो दिख रहा है वो सही है ना, हाँ या नहीं। बीच में ऑडिट करते करते हो सकता है कि आपको कोई फ्रॉड मिल जाए, कोई एरर मिल जाए, तो वो उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। अगेन ये जो सारी बातें हैं इंटर में भी कवर हो रखी होती हैं। अब आ जाओ, नेक्स्ट अपना एक है प्रोसेस ऑफ ऑडिट। अब ये जो टॉपिक है ना आपका, ये आप याद रखना कि पूरी बुक में आप ये मान लो कि आपके 80% चैप्टर्स में ये प्रोसेस आपको काम आने वाला है। क्योंकि देखो ऑडिट अलग अलग टाइप्स की हमें गिवन है अपने सब्जेक्ट में। आपको हर टाइप की ऑडिट में याद रखना है प्रोसेस तो सेम ही चलेगा, कोई से भी ऑडिट हो प्रोसेस तो सेम ही चलेगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस आप याद रख लो। सबसे पहले होता है आपका प्री प्लानिंग और प्लानिंग। सबसे पहले प्री प्लानिंग में हम क्या करते हैं, केओबी। केओबी अपना क्या है, नॉलेज ऑफ बिजनेस। आप ऑडिट को एक बात बताओ, ऑडिट में हमें क्या करना होता है, एग्जामिनेशन, ठीक है, कि सही है कि नहीं है। आपको जब तक किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने जब सीएमए के कोर्स में एडमिशन लिया होगा, तो क्या तुम्हें पहले से पता था कि इस कोर्स में हमें क्या, मतलब हम क्या करेंगे आगे जाके, क्या टाइप का काम होगा, या हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि आपको 100% ही पता हो, बट एक बेसिक नॉलेज तो होगी ना। तुम आके यहाँ पे ये तो नहीं बोल सकते ना कि आप हमें डिजाइनिंग करवाओ। हमें तो लगा कि सीएमए में डिजाइनिंग होती होगी या आर्किटेक्ट वाला काम होता होगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, हमें एक बेसिक तो अक्कल है ना कि यार ये हम अगर कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये चीजें हमें उसमें देखने को मिलेंगी। ऐसे ऐसे उसके 3 लेवल्स होते हैं, उसके बाद हमें कंपनी में प्लेसमेंट मिलता है, इतनी तो नॉलेज होगी। सो ऑब्वियस है, जब एक ऑडिटर क्या काम कर रहा है, जब एक ऑडिटर बेसिक आपका यहाँ पे ऑडिट स्टार्ट करेगा, तो उससे पहले एक बेसिक नॉलेज लेगा कि यार ये बिजनेस क्या है, किस इंडस्ट्री में है, इसका क्या बिजनेस एनवायरनमेंट है, इस कंपनी में क्या होता है, कैसे होता है, कितने लोग हैं, क्या प्लान्स है, क्या पॉलिसीज है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। ये सारी बेसिक बेसिक उसको नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके बाद वो प्लान करेगा। याद रखना, कभी भी ऑडिट डायरेक्टली नहीं हो सकती कि आपने डायरेक्ट ऑडिट स्टार्ट कर दी कि चलो डायरेक्ट हम तो ढूंढेंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। पहले प्लान करो। जब तक आप चीजों को प्लान नहीं करोगे तब तक आप आगे प्रोसीड मत करना, ठीक है। सो सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा ऑडिट प्लानिंग। प्लानिंग से पहले प्री प्लानिंग एंड देन प्लानिंग। प्लानिंग में आप डिसाइड करो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल बी डूइंग इट, सब पहले से, जिससे आपका काम सही टाइम पे कंप्लीट हो। देखो हमें, अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें तो पूरे साल क्या किया कंपनी ने, फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद हमें चेक करना। पूरे साल का काम चेक करने के लिए आप बताओ कि आपको एक साल मिलेगा, नहीं, कुछ महीने मिलते हैं, 1-2 महीने। सो उसमें इतने कम टाइम ड्यूरेशन में अगर आपको करना है तो प्लानिंग तो रखो चीजों की। जैसे अब आपको पता है कि अभी फेब आ गया, अब आप अगर यहाँ पे जून में अपेयर होने वाले हो, तो तुम एक बात बताओ, तुम क्या अपनी पढ़ाई मई में स्टार्ट करोगे, नहीं ना, अभी से प्लानिंग करोगे, नहीं करोगे, अगर करनी चाहिए भाई। जिसने प्लानिंग नहीं करी है अभी तक वो कर लो, अगर आपका जून अटेम्प्ट है तो, ठीक है। आपको कैसे कैसे कितने कितने चैप्टर्स डेली पढ़ने हैं, कैसे रिवीजन करना है, वो सारी चीजें हमें प्लान करनी चाहिए। सो वो सेम चीज यहाँ पे ऑडिटर करेगा कि कैसे कैसे आपको सब कुछ प्लान करना है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन। प्लानिंग के बाद करो एग्जीक्यूशन।
देखो एग्जीक्यूशन जो होता है वहां पर आप कलेक्ट करते हो ऑडिट एविडेंसेस, क्योंकि एविडेंस, अच्छा एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस कोई से भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी चीज जो आपको हेल्प करेगी ओपिनियन बनाने में, ऐसी हर इंफॉर्मेशन इज नोन एज ऑडिट एविडेंस। तो आप बिना एविडेंस के ओपिनियन नहीं दे सकते। एक बात बताओ, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, उसके पेरेंट्स आए, मैंने उसको क्या बोल दिया, ये तो फेल है, इसने अभी मेरा जो टेस्ट सीरीज है वो दी थी और ये उसमें फेल है। तो आप और आपके पेरेंट्स क्या बोलोगे? मार्क्स दिखाओ, हमारी टेस्ट कॉपी दिखाओ ना, कहाँ जीरो आया है। मैं बोल रही हूँ मैं तो नहीं दिखा रही, इतनी घटिया कॉपी थी, मैंने तो फेंक दिया उसको, या मैंने तो मतलब पता नहीं कहाँ रख दी, नहीं मिल रही मुझे, पर मैं कह रही हूँ जीरो आया। आप मान लोगे क्या? हो सकता है किसी किसी के पेरेंट्स इतनी सी बात मान ले फैकल्टी की और आपको पीट दिया, बट लेकिन आजकल के टाइम पे कोई बिना एविडेंस के बात करता है क्या? नहीं। आप नहीं मानोगे कि आपके जीरो आए हैं, भले ही आपको बैक ऑफ द माइंड पता हो आ रहे तो जीरो ही थे, बट जब मैंने ये बोल दिया मेरे पास टेस्ट कॉपी नहीं है, तो आप पेरेंट्स के सामने एटलीस्ट खुद को डिफेंड तो करोगे कि नहीं ये तो झूठ बोल रही है। तो वही वाली चीज है, बिना एविडेंस के आप कुछ नहीं बोल सकते कि कंपनी अच्छी है कि कंपनी बेकार है। और लास्ट आपका स्टेप रहेगा फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। ओपिनियन बनाओ। अब ये तो बोलना मत ओपिनियन बना के अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी, कॉल पे बता रहे भाई एकदम सड़ेली कंपनी, घटिया, दो कौड़ी की, ऐसा मत करना। फोन पे या आप इंस्टाग्राम पे मान लो स्टोरी लगा रहे हो या ट्विटर पे आपने डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना होगा, रिपोर्ट में लिख के देना पड़ेगा कि ये हमारा ओपिनियन है। ओपिनियन भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, बट अभी फर्स्ट ही क्लास है तो हम इतना इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, ये हम सब कुछ बाद में पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स के ओपिनियंस रहते हैं, ठीक है। सो ये एक बेसिक है, जो भी हमने अभी पढ़ा है आप ये मानो कि वो आपका है ना, पूरे जितने भी आगे के चैप्टर्स आएंगे ना सब में काम आने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो ये हो गया अपना प्रोसेस ऑफ ऑडिट। अब वापस से हम लोग आ जाते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि पहले हम ऑडिट का मीनिंग और बाकी सारी जो बेसिक टर्म्स है वो समझ लेते हैं, फिर हम इस पर वापस आ जाएंगे। देखो, अब आप देखो, अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में आपको पूरा किसके बारे में बताया हुआ है? आपको कॉस्ट ऑडिट के बारे में बताया हुआ है कि कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, कौन करता है, कैसे करनी होती है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसको हटाना हो, रिमूवल करना हो तो कैसे होता है, डिस्क्वालिफिकेशन, और जैसे अभी हमने पढ़ा रिपोर्ट, तो ओपिनियन कैसे देगा, रिपोर्ट कैसे बनेगी, हमने पढ़ा एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं वो कैसे होंगे, तो वो सब चीजें किसके बारे में? कॉस्ट ऑडिट के बारे में। वो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? सेक्शन है, ये 50 मार्क्स का, ये हम कह सकते हैं आपका जो सेक्शन है सबसे ज्यादा वेटेज यही कवर कर रहा है। 8 ही चैप्टर्स हैं और आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं, एक चैप्टर इसका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर 1 to 8 में हम पूरा कॉस्ट ऑडिट पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे क्या हमें स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं पढ़ना? नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में जो आपका था वो इंटर में कवर कर दिया जितना रेलेवेंट है, क्योंकि वो मेनली सीए के लिए आता है ना, सीए के सिलेबस में आपका पूरा स्टैट्यूटरी ऑडिट रहता है। बट सीएमए के सिलेबस के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट जितना था वो इंटर में था, अभी यहाँ पर कवर नहीं, कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ टॉपिक्स आएंगे, बट ऐसे कोई चैप्टर पर्टिकुलर नहीं है। अब आओ सेक्शन बी, जैसे हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑडिट, कि जो मैनेजमेंट है वो सारे अपने मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, लीडरशिप सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ हमें चेक करना है, ठीक है। ये जो है आपका 25 मार्क्स का रहेगा। फिर आता है अपना सेक्शन सी। देखो सेक्शन जो सी है उसमें आपको दिख रहा है कि 4 टॉपिक्स है, बट आप ये मानो कि 4 ही टॉपिक्स है, इतना सा ही पढ़ना है हमें सेक्शन सी में, ठीक है। जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी में तो काफी कुछ अभी इन डेप्थ भी आएगा, बट यहाँ पर हमें इतना सा ही देखना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल के बारे में देखना है, इंटरनल ऑडिट के बारे में देखना है, ऑपरेशनल ऑडिट और अदर जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज होती है उनकी ऑडिट के बारे में हमें देखना है ना। अब ये एक्चुअली क्या होते हैं? देखो आपने नाम सुने होंगे आई होप, क्योंकि इंटर में थे। इंटरनल कंट्रोल, जो हम अपने लेवल पे कंट्रोल लगाते हैं, कंपनी अपने लेवल पे ही कंट्रोल लगाती है जिससे वो प्रिवेंट कर सके फ्रॉड्स को, एरर्स को, ठीक है, इनएफिशिएंसीज को, मिसमैनेजमेंट को। इंटरनल ऑडिट की हम बात करें तो कंपनी अपने लेवल पे ही ऑडिट कराती है, ठीक है। ऑपरेशनल, डे टू डे ऑपरेशंस की ऑडिट, ठीक है, ये सब। अब ये क्या होता है इन डेप्थ जो है, अभी हम जो अपने नेक्स्ट क्लास में यही स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन सी, तो हम वहां पर एक एक चीज को अच्छे से पढ़ लेंगे।
अब अगर हम सेक्शन डी की बात करें तो जो सेक्शन डी है अपना, वो कितने मार्क्स का है यहाँ पे? वो अपना 10 मार्क्स का है, 2 ही चैप्टर्स हैं। और आपकी जो 2 चैप्टर्स है वो 10 मार्क्स के हैं। पहला आपका चैप्टर कौन सा है? फोरेंसिक ऑडिट। सेकेंड आपका चैप्टर कौन सा है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, अगर हम फोरेंसिक ऑडिट की बात करें, पहले तो आप अभी याद करो, हमने एक टॉपिक किया था ऑब्जेक्टिव्स, है ना? उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे ऑडिट के, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो याद करो क्या था प्राइमरी में? टू गिव एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एन एंटरप्राइज, करेक्ट। और अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो वहां पे था डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। यानी कि हमें ये पता है कि ऑडिट हम ये करने नहीं जाते कि चलो फ्रॉड ढूंढना है, नहीं। हम ऑडिट क्यों जाते हैं करने? कि भाई जो हमें पोजीशन दिख रही है वो सही है कि नहीं है, उस पर ओपिनियन देने जाते हैं। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट जो होती है वो क्यों होती है? एक्चुअली कंपनी में पहले से ही फ्रॉड हो रखा होता है और हमें पता है फ्रॉड हुआ है। अब हमें ढूंढना है कि वो फ्रॉड क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तो उसके लिए जो ऑडिट होती है फ्रॉड को फाइंड आउट करने के लिए, बेसिकली फोरेंसिक ऑडिट हम कह सकते हैं ऑडिट भी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है। सो वो कौन सी हो जाएगी? फोरेंसिक ऑडिट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट डी में। और जो आपका लास्ट है, काफी इंटरेस्टिंग है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग, अच्छा अगर अपन लॉन्ड्रिंग, आपने वर्ड सुना होगा लॉन्ड्रिंग क्या होता है ना? जैसे आपके कपड़े होते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो? उनको मशीन में, वॉशिंग मशीन में डालते हो, है ना? लॉन्ड्री में देते हैं ना हम लोग। तो आपने उनको क्या करा? डर्टी क्लोथ्स को लॉन्ड्रिंग करके उनको क्लीन करवा। यहाँ पे हम कपड़ों की लॉन्ड्रिंग नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे हम मनी की लॉन्ड्रिंग पढ़ेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लैक मनी होगा। ब्लैक मनी तो हम जानते हैं कैसे कमाया जाता है, गलत तरीकों से, लीगल तरीकों से। अगर आपने ब्लैक मनी कमाया तो ऑब्वियस है ब्लैक मनी, मान लो आपने कुछ गलत काम करके किसी की किडनैपिंग विडनैपिंग करके, है ना, आपने 10 करोड़ रुपए का रैंसम मांग लिया। अब वो 10 करोड़ रुपए लेके आप बैंक में जाना कि भाई हमने किडनैपिंग करी थी, पैसे आए रख ले बैंक में, क्या आप रख सकते हो? पॉसिबल नहीं है, वो ब्लैक मनी है। अब आप उस ब्लैक मनी को क्या करोगे? व्हाइट में कन्वर्ट करोगे। वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। अब आप बताओ क्या ये करना चाहिए? अब ये मत बोलना हाँ बहुत अच्छी बात है, नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये नहीं करना चाहिए। उसके लिए लॉज बनी हुई हैं। पीएमएलए हम लोग पढ़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि भाई इसको कैसे रोका जाए, और अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए लॉ में क्या पनिशमेंट है, क्या प्रोविजंस है, वो सब कुछ हम कहाँ पढ़ेंगे? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। चलो, ये अपना हो गया पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, और ये अपना हो गया जो हमने ऑडिट क्या होती है, कैसे होती है, उसका इंट्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की हैं। अब ये जितने भी चैप्टर्स हैं हम एक एक करके उसको नेक्स्ट आपकी क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा ये चीज अपने माइंड में रखना, थोड़ा सा ये क्विक ही रहेगा बिकॉज एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसको हम कैसे कवर करेंगे? हम लोग कवर करेंगे जो पूरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं उससे, ठीक है, जिससे आपके लिए जो है इसको पढ़ना और इसको समझना काफी इजी हो जाएगा। बिकॉज अगेन अगर अपन मॉड्यूल की बात करते हैं तो उसमें बार बार चीजों को रिपीट कर रखा है अननेसेसरी। यहाँ पे आपको सब कुछ बहुत ही इजी प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। अच्छा, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रखा है, मॉड्यूल के सारे जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे कवर कर रखे हैं, ठीक है। मैं आपको एक दो दिखा देती हूँ सैंपल कि किस तरीके से जो है वो आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। जस्ट अ सेकेंड। जैसे ये तो हमने देख ही लिया था इंट्रोडक्शन, जैसे हम यहाँ पे देखें तो देखो इस तरीके से आपको पूरे कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट्स एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, पढ़ने में भी इजी हो जाता है। तो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का जो है वो लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको ये जो सारे चैप्टर के नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है आज की वीडियो से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी, आप जो है वो कमेंट कर दो, नहीं तो ज़्यादा बेटर है कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां पे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, नहीं तो मेल भी कर सकते हो, ठीक है। मेल आईडी इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। चलो, ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल से हम प्रॉपरली अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पार्ट सी से ही स्टार्ट करेंगे।
सो कल से हम प्रॉपरली अपनी क्लासेस बिगिन कर लेंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।